जापान उगते सूरज का वो देश जहां की जमीन पर तकनीक और परंपरा का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये वो धरती है जहां के लोगों ने अपनी जिद, मेहनत और अविश्वसनीय सोच से प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं, एक ऐसी हकीकत जो किसी दौर में एक पागलपन से भरा सपना लगती थी। ये कहानी है समुद्र के गहरे, अंधेरे और ठंडे दिल को चीरकर एक रास्ता बनाने की। ये कहानी है दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी समुद्री सुरंग सीकन टनल की, जिसने जापान के दो हिस्सों को ऐसे जोड़ दिया जैसे किसी ने पानी के नीचे एक नया महाद्वीप ही बना दिया हो। सोचकर देखिए, आपके ऊपर लाखों टन समुद्री पानी का अथाह दबाव हो, जिसमें खतरनाक समुद्री जीव तैर रहे हों, और उस पानी के सैकड़ों मीटर नीचे धरती की चट्टानों के बीच से एक चमचमाती हुई बुलेट ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से गुजर रही हो। यह जापान की वो सच्चाई है जिसे उन्होंने दशकों की मेहनत से हकीकत में बदला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जापान को ऐसी खतरनाक और खर्चीली सुरंग बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और उससे भी बड़ा सवाल, उन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कैसे कर दिखाया? चलिए इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर की गहराइयों में उतरते हैं। इस कहानी की जड़ें उस भौगोलिक सच्चाई में छिपी हैं कि जापान कई द्वीपों से मिलकर बना एक देश है। इसके 4 मुख्य द्वीपों में से 2 हैं होन्शु, जहां देश की राजधानी टोक्यो और ज्यादातर आबादी रहती है, और होक्काइडो, जो उत्तर में स्थित एक ठंडा और खूबसूरत द्वीप है। इन दोनों द्वीपों के बीच में है सुगारू झलडमरू मध्य सुगारू स्ट्रेट, एक ऐसा समुद्री रास्ता जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने खूंखार और अप्रत्याशित स्वभाव के लिए बदनाम था। ये समुद्र शांत दिखने पर भी किसी भी पल एक दैत्य का रूप ले लेता था। यहां चलने वाली बर्फीली हवाएं, अचानक उठने वाले समुद्री तूफान और घने कोहरे के कारण इसे पार करना किसी जानलेवा चुनौती से कम नहीं था। दशकों तक इन दोनों द्वीपों को जोड़ने का एकमात्र जरिया समुद्री जहाज या फेरी हुआ करते थे। लेकिन 26 सितंबर 1954 की एक रात ने जापान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात तोया मारू नाम का एक फेरी जहाज एक भयानक समुद्री तूफान की चपेट में आ गया। समुद्र की विशाल और बेरहम लहरों ने जहाज को खिलौने की तरह उछालकर डुबो दिया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में 1100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस एक घटना ने पूरे जापान को झकझोर कर रख दिया। लोगों के मन में उस समुद्री रास्ते का खौफ बैठ गया। अब यह महज 2 द्वीपों को जोड़ने का सवाल नहीं था, यह हजारों लोगों की सुरक्षा और देश के भविष्य का सवाल बन चुका था। जापानी सरकार और इंजीनियर्स के सामने एक ही सवाल था, क्या कोई ऐसा रास्ता है जो मौसम के रहमोक्रम पर निर्भर न हो? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस खूनी समुद्र को हमेशा के लिए बाएं पास किया जा सके? तभी किसी के दिमाग में एक पागलपन भरा विचार कौंधा, क्यों न समुद्र के ऊपर पुल बनाने की बजाय समुद्र के नीचे से ही एक रास्ता बना दिया जाए। समुद्र के नीचे सुरंग बनाने का विचार जितना सुनने में रोमांचक था, हकीकत में उतना ही ज्यादा डरावना और असंभव लग रहा था। सुगारू झलडमरू मध्य कोई शांत तालाब नहीं था। इसकी गहराई कुछ जगहों पर 240 मीटर, लगभग 787 फीट तक थी। इसका मतलब था कि सुरंग को समुद्र तल से भी कई 100 फीट नीचे धरती की पथरीली छाती को खोदकर बनाना था। यह इंजीनियरिंग के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे जटिल चुनौतियों में से एक थी। सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम था समुद्र के नीचे की जमीन का नक्शा तैयार करना। हमें तो यह भी नहीं पता था कि समुद्र के नीचे किस तरह की चट्टानें हैं। क्या वो नरम हैं या ज्वालामुखी की तरह कठोर? क्या वहां पानी के रिसाव का खतरा है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इंजीनियर्स ने एक ऐसा अभियान छेड़ा मानो वो किसी दूसरे ग्रह की सतह का अध्ययन कर रहे हों। सालों तक जहाजों से समुद्र की गहराइयों में ड्रिलिंग मशीनें उतारी गईं। इन मशीनों ने समुद्र के तल में छेद करके चट्टानों के सैंपल निकाले। भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल करके एक तरह का अंडर वाटर एक्स-रे किया गया ताकि पता चल सके कि चट्टानों की परतें कैसी हैं और कहां पर कमजोर हिस्सा हो सकता है। सालों की इस जासूसी और रिसर्च के बाद इंजीनियर्स ने एक ऐसा रास्ता खोज निकाला जो सबसे ज्यादा सुरक्षित और स्थिर चट्टानों के बीच से होकर गुजरता था। अब नक्शा तैयार था, लेकिन असली जंग तो
अब शुरू होनी थी। इस महापरियोजना को अंजाम देने के लिए इंसानी दिमाग ने लोहे के ऐसे दैत्य बनाए जिन्हें टनल बोरिंग मशीन टीबीएम कहा गया। ये कोई आम मशीनें नहीं थीं, ये तो मानो पाताल लोक के वो विशाल कीड़े थे जिनका एक ही काम था, धरती का सीना चीर कर रास्ता बनाना। लेकिन यहां एक और बड़ी समस्या थी। सुरंग का एक बड़ा हिस्सा ज्वालामुखी की नरम और भुरभुरी चट्टानों से होकर गुजरना था, जहां इन भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक हो सकता था। इसलिए जापानी इंजीनियर्स ने एक ज्यादा मुश्किल लेकिन सुरक्षित रास्ता चुना, डायनामाइट और इंसानी हाथों का रास्ता। हजारों मजदूरों और इंजीनियर्स की फौज दिन रात 24 घंटे जमीन के सैकड़ों फीट नीचे इस अंधेरी और खतरनाक दुनिया में उतरी। उनका काम था चट्टानों में छेद करना, उनमें डायनामाइट भरना, एक जोरदार धमाका करना और फिर मलबा हटाकर आगे बढ़ना। यह प्रक्रिया बार बार हर 1 मीटर के लिए दोहराई जाती थी। लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई चट्टान या पत्थर नहीं था। सबसे बड़ा और जानलेवा दुश्मन था पानी। हजारों टन समुद्री पानी का दबाव सुरंग की दीवारों पर हर पल, हर सेकंड ऐसे पड़ रहा था मानो कोई अदृश्य दैत्य उसे अपनी मुट्ठी में कुचल देना चाहता हो। एक छोटी सी दरार का मतलब था मौत का सैलाब। कई बार ऐसा हुआ कि खुदाई के दौरान अचानक चट्टानों से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। पानी इतनी तेजी से सुरंग में भरता कि मजदूरों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता। वो एक ऐसा अंतहीन युद्ध था जहां इंसान एक तरफ था और समुद्र अपनी पूरी ताकत के साथ दूसरी तरफ। इस जानलेवा पानी को रोकने के लिए इंजीनियर्स ने एक नायाब तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे ग्राउटिंग कहते हैं। जब भी कोई दरार मिलती तो उसमें हाई प्रेशर से एक खास किस्म का तरल कंक्रीट इंजेक्ट किया जाता था। यह कंक्रीट दरारों में घुसकर चट्टान की तरह सख्त हो जाता और पानी के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देता। इस सुरंग को बनाने में लगभग 42 साल वक्त लगा। एक पूरी पीढ़ी इस सपने को हकीकत में बदलने में खप गई। इन 4 दशकों के दौरान 34 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। यह सुरंग सिर्फ कंक्रीट और लोहे से नहीं, बल्कि इंसानी पसीने, आंसुओं और बलिदान से बनी थी। और फिर वो दिन आया, 13 मार्च 1988, जब सुरंग के दोनों सिरे, जो होंशु और होक्काइडो से अलग अलग खोदने शुरू हुए थे, समुद्र के नीचे धरती के गर्भ में आकर मिले। वो एक जादुई पल था। दशकों की मेहनत रंग लाई थी। जब पहली ट्रेन उस अंधेरी सुरंग से होकर गुजरी और कुछ ही मिनटों में एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर पहुंच गई, तो यह सिर्फ एक सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। जिस समुद्री रास्ते को पार करने में घंटों लगते थे और जान का खतरा बना रहता था, अब उसे कुछ ही मिनटों में पूरी सुरक्षा के साथ पार किया जा सकता था। सीकन टनल की कुल लंबाई लगभग 54 किलोमीटर है, जिसमें से 23.3 किलोमीटर का हिस्सा सीधे समुद्र के नीचे है। यह इसे दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी रेलवे टनल बनाती है। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है, एक ऐसा चमत्कार है जो हमें सिखाता है कि अगर इंसानी इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों तो समुद्र भी अपना रास्ता बदल लेता है। यह सुरंग आज सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, बल्कि जापान के अटूट हौसले, उनकी दूरगामी सोच और प्रकृति पर विजय पाने की उनकी जिद का एक जीता जागता स्मारक है। यह हमें याद दिलाती है कि जो चीज आज एक पागलपन से भरा सपना लगती है, कल की हकीकत बन सकती है।